हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी जनवरी 2021 की जो विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए कल्चर का टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक को थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, तो इसके सामने पार्ट 1 इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब इसके अंदर जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केव पेंटिंग्स का। केव पेंटिंग्स न्यूज में क्यों रही है पहले ये समझते हैं। तो हुआ क्या है, अभी जनवरी की ही बात है जब वर्ल्ड की पुरानी सबसे पुरानी जानी मानी केव पेंटिंग जो कि माना जा रहा है कि करीब 45,500 ईयर्स पहले पेंट करी गई थी, ये मिली है जो लाइमस्टोन केव आपकी लिंग तेदोंग इंडोनेशिया का जो रीजन है वहां से। अब कुछ बारे में और जानेंगे ना, न्यूज़ के बारे में और थोड़ी बातें जानते हैं। देखिए, ये जो केव पेंटिंग है ना, ये आपकी साउथ सुलेवासी, ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, यहाँ देखने को मिली है, यहीं से डिस्कवर हुई है। और इसके अंदर जो पेंटिंग है उसके अंदर एक लाइफ साइज डिपिक्शन है एक वाटी पिग का। वाटी पिग कई और नामों से जाना जाता है, वाइल्ड पिग होता है ये। तो इतने जितना बड़ा होता है उतनी साइज का बड़ा सा इसके अंदर देखने को ये मिला है। अब इसके पहले क्या था कि एक बहुत ही ज़्यादा रॉक आर्ट सीन था और ये काफ़ी बहुत पुराना देखने को पहले इससे मिला था। वो भी कुछ 43,900 ईयर्स पुराना था, जिसमें आपका हाइब्रिड ह्यूमन एनिमल बींग्स जो हैं वो हंट कर रहे थे वहाँ के सुलेवासी के वाटी पिग्स को और छोटे छोटे कुछ बोविड्स वगैरह को। तो इसके पहले ये मिला था, अब ये मिल गया है उससे भी ज़्यादा। अब देखिए, केव पेंटिंग्स इंडिया के अंदर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारी इंडिया में जो पेंटिंग्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो रिपोर्ट हुई है कि वो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स के टाइम की है। और ये सारी केव पेंटिंग्स जो हैं ये हमें दिखाती है कि हम किस तरीके से नॉलेज में डेवलप हुए हैं ह्यूमंस। ज़्यादातर मेसोलिथिक केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए कोई एक मजबूत, एक पुख्ता, एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या लोअर पैलियोलिथिक के जो लोग थे, जो लोअर पैलियोलिथिक के जो लोग थे, क्या उन्होंने कभी भी आर्ट ऑब्जेक्ट्स को बनाया है या नहीं बनाया है, इस बात पे हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और पहली जो रॉक पेंटिंग्स इंडिया के अंदर यहाँ पे जो बनी थी वो भाई कह रहे हैं कि 1867 और 68 में जो है वो डिस्कवर करी गई थी रॉक पेंटिंग इंडिया के अंदर। और करी थी उस समय आर्कीबोल्ड कैरली ने, जो कि सोहाजी हाट मिर्जापुर के अंदर उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये डिस्कवर करी थी। और बाकी जो हमारी जो गुफाएं हैं ना, भीम बेटिका वाली जो केव्स हैं, है ना, इनको भी बच्चों 1957 और 1958 में ही यहाँ पे डिस्कवर करा गया है। और किसके द्वारा किया गया है याद रखिएगा, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट इनका नाम है VS वाकांकर, इनके द्वारा किया गया है। तो काफी शायद केबीसी का भी एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है लेकिन शायद था। तो भाई ये कुछ बातें हमने बताई। अब आप कहेंगे कि मैम ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग कहाँ कहाँ इंडिया में देखने को मिली है। जैसे ऐसी केव पेंटिंग बच्चों, ऐसी साइट जो है ना पूरे इंडिया में ही हमने देखी है ना, अलग अलग लोकेशन पे देखी है, अलग अलग क्लाइमेट जोन्स पे देखी है। बट ज्यादातर जो पेंटिंग्स हमने देखी है ना, वो जो हमारा विंध्या रीजन है, मैप पढ़ा होगा तो आपका मध्य प्रदेश में विंध्या रीजन पड़ता है, विंध्या रीजन में ज्यादा देखने को मिली है। और वहां से इनका कैमूरियन एक्सटेंशन मतलब वहां तक ही गई है आपका उत्तर प्रदेश तक भी, है ना। और क्योंकि भाई इसमें देखने को मिला है सारी हिल रेंजेस जो हैं, इसमें पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पुराने रिमेन्स भी काफी मिले हैं, तो इसलिए वहीं के लोगों ने पेंटिंग करी, तो वहीं के लोगों का भाई पेंटिंग्स भी यहाँ इसलिए मिली है। कलर्स वगैरह वो सब बिल्कुल डैमेज नहीं हुए हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ऑक्साइड प्रेजेंट जो आपका सरफेस था रॉक के ऊपर। उसके साथ अब मैं आपको बताऊं कि टेक्निक्स क्या यूज करी जाती हैं पेंटिंग्स के अंदर। तो देखो होता क्या था कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में रॉक जो कि मिनरल के होते थे, ये पहले जो है इनको पीसा जाता था, इनको पाउडर बनाया जाता था, है ना। और उसके बाद हो सकता है मानते हैं कि इसको कुछ मिक्स करते थे, कुछ ऐसे सब्सटेंस है, पहले चीज तो पानी से मिक्स करते थे, वाटर मिलाते थे, इसमें पानी मिलाते थे, उसके साथ कुछ थिक सा, कुछ हल्का सा गाढ़ा सा ये स्टिकी सब्सटेंस मिलाते थे। अब वो कुछ भी हो सकता है किसी जानवर का फैट हो या गम हो, है ना, या रेजिन वगैरह निकाला हो पेड़ों से, या कुछ भी हो सकता है। या उसके साथ जो ब्रशेस थे, ब्रश ब्रश किससे बनाते थे, ब्रश मानते हैं भाई प्लांट के फाइबर से बनाते होंगे ब्रश। उसके बाद क्या हुआ
उसके बाद जो बाद में लेटर जो हिस्टोरिक पेंटिंग्स आने लग गई, वो मेनली जो थी वो फ्रेस्को सेको फ्रेस्को सेको टेक्निक से बनी थी। ये टेक्निक ना बच्चों यूज करी जाती थी, अडॉप्ट करी गई थी इटली में, है ना। उसमें जो है पिगमेंट्स वगैरह को मिक्स करते हैं एक ऑर्गेनिक बाइंडर के साथ में, है ना। एक ऑर्गेनिक जैसे वही एक जो भी पिगमेंट्स वगैरह है इनको मिलाते हैं एक ऐसे बाइंडर के साथ ना जिसको बाइंड करता है ना, मिलाने के और जोड़ने के काम आता है, या आप कह सकते हो लाइम चूने के साथ भी। और इसको फिर एक ड्राई प्लास्टर पे जो ड्राई प्लास्टर की तरह इसको जो है वो ऐसी गीली जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो है वो लगाते हैं प्लास्टर के तौर पे, ठीक है। ड्राई प्लास्टर मतलब फ्रेस्को ब्यूनो में पिगमेंट्स को अप्लाई करा जाता है वेट वॉल पे। और ये टेक्निक मैंने आपको बताया कि इटली में जो है वो अडॉप्ट करी गई थी। तो ये कुछ टेक्निक्स भी हैं। अब देखिए कुछ फीचर्स आपको बताना चाहूंगी, मैं फीचर्स बताऊंगी आपको प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स की। क्या फीचर है। पहला तो ये कि जो पेंटिंग्स हैं ये आपके तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। तीन कैटेगरी समझिए, एक तो मैन है, दूसरी आपकी एनिमल देखने को मिलती है, और तीसरे आपके शेप्स वगैरह हैं तो ये हो गए जियोमेट्रिक, ठीक है। तीन कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखो कि ह्यूमन फिगर ज्यादा है तो कि एनिमल फिगर ज्यादा है, तो बच्चों एनिमल फिगर ज्यादा देखने को मिलती है ना। और ह्यूमंस को ऐसे स्टिक लाइक फॉर्म में ऐसे ऐसे करके ना ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिक के फॉर्म में यहाँ पे ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया है। वेवी लाइंस, कुछ रेक्टेंगल फिल्ड जियोमेट्रिकल आपकी डिजाइन वगैरह हो गए, कुछ डॉट्स वगैरह, ग्रुप ऑफ डॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, काफी कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पे डे टू डे की लाइफ मतलब उनके यहाँ क्या होता था, प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी वो देखने को मिलती है। जैसे कि ये लोग हंटिंग करते थे तो पेंटिंग में हंटिंग देखने को मिलती है। बाकी ये लोग जो है डांस कर रहे हैं तो ये सब जो है यही मेन इन सारी पेंटिंग्स का थीम हुआ कर सकता है, मतलब थीम हुआ करता है। उसके बाद कई सारे शेड्स आपको कलर्स के देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइट हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज है, आपका गेरुआ जानते हैं रेड ऑकरे, उसके बाद पर्पल है, ब्राउन है, ग्रीन ब्लैक कलर्स वगैरह, इन सारे कलर्स का काफी लोग यूज करते थे। और कुछ जो है वो वॉश पेंटिंग्स थी, बट ये मोस्टली इनमें जियोमेट्रिक पैटर्न वगैरह जो है इसके अंदर देखने को मिलता था। अब कुछ यहाँ पे जो है सुपर इम्पोजिशन था पेंटिंग्स का, मतलब ये पॉसिबल है कि ये सारी केव्स को पेंट करते थे एक दूसरे के ऊपर, है ना। अब होता क्या गया है ना कि जैसे मान लो सबसे पहले यहाँ पे केव को पेंट करा गया, अब उसके बाद फिर से दूसरी जनरेशन है उसने भी इसी के ऊपर पेंट कर दिया, तीसरी इसी के ऊपर, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है हमें, है ना। और इनकी इतना रिचनेस है हमारे यहाँ जो केव पेंटिंग है, इतनी प्री हिस्टोरिक, इनकी इतनी रिचनेस की वजह से कई सारे थीम्स, फॉर्म्स, स्टाइल और आपकी इतनी जो एंटिक्विटी, मतलब इतना भाई इतनी वैल्यूएबल चीज़ है। इसके लिए रॉक पेंटिंग्स जो सेंट्रल इंडिया की हैं काफ़ी अच्छा सिनोनिम बन गई है इंडियन रॉक पेंटिंग्स का। तो देखिए अगर कोई कहता है इंडियन रॉक पेंटिंग्स के बारे में, तो ये सेंट्रल इंडिया जो हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन, इसको हम ज़्यादातर एक तरीके से कहते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे हमें ज़्यादा मिली है, तो काफ़ी वहाँ वही को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये। उसके बाद इम्पोर्टेंस ये भी है कि डिस्टिंक्शन और सिमिलैरिटीज दोनों ही देखने को मिलती हैं। केव पेंटिंग्स के अंदर कई सारे रीजन्स में आपको एक जैसा भी दिखेगा, अलग अलग भी दिखेगा, जैसे कि हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, ये आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो लखुदियार हो या भीम बेटिका केव हो, दोनों में ही देखने को मिलते हैं ना। हैंड लिंक्ड आपका हाथ पकड़ पकड़ के डांस कर रहे हैं ह्यूमंस, है ना, ऐसे फिगर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए प्री हिस्टोरिक हमने बताई, अब हिस्टोरिक पेंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ लीजिए। पहली इंपॉर्टेंस ये है पेंटिंग्स हैव अ टाइपोलॉजिकल वेरिएशंस। इन सारे केव्स में मेन थीम्स जो है इसके अंदर रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, माइथोलॉजिकल देखने को मिलेंगे, ये पैलेस, बड़े बड़े पैलेस के सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ फ्लोरल मोटिव्स हैं, मतलब जो कुछ आपका फूल पत्ती वगैरह देखने को मिलेंगे सीलिंग के पास में, है ना, ऊपर छत के पास में। कुछ जियोमेट्रिक डिजाइन हैं, इनको भी पेंट करा गया है डेकोरेशंस के लिए। समझ गए ना, मतलब इनके अलग अलग चीजें, अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं इस थीम के अंदर, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में दूसरा ये है कि मूवमेंट्स इन द फिगर्स आर वेरी रिदमिक। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन जो कि फेस के हैं, या आपके जो सारा का सारा आपका, फिर आपका स्विंग मूवमेंट, मतलब जो है धीमे धीमे मूव करें आप साइड टू साइड,
या आप कह सकते हो कि भाई इसके साथ सबल सपल लिम्स, मतलब ये आराम से बैठ वगैरह सकते हैं डांस वगैरह करने के लिए, जो लेग्स वगैरह हैं फोल्डेड वगैरह, ये सब देखने को मिलता है। और सब कुछ ये दिखाता है कि जो आर्टिस्ट की स्किल है ये काफ़ी क्रिएटिव इमेजिनेशन थी, और जो भी इमेजिनेशन थी उसे सामने इन्होंने पेंटिंग के तौर पे दिखाया भी, विजुलाइज भी करा। उसके बाद थर्ड ये फीचर है कि वाइब्रेंट और ल्यूमिनियस कलर्स को यूज करा है, मतलब काफी चमचमाते हुए कलर्स हैं, काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स कि मतलब जो प्रिंसिपल कलर्स यूज करे गए हैं वो समझिए रेड ऑक्रे, ये गेरू होता है, आपके यहाँ होगा तो आप जानते होंगे, गेरू होता है ये, विविड रेड, उसे येलो ऑक्रे, इंडिगो ब्लू, देख रहे हैं सारे के सारे एकदम खतरनाक वाले कलर्स, लेपीस लेजुली, लैम्प ब्लैक जिसे काजल बोलते हैं, है ना, उसके साथ चौक वाइट, उसके बाद आपका ग्रीन वगैरह, ये सारे कलर्स को यूज करे हैं। और बहुत सारे स्किन कलर्स को भी यूज करा गया है पेंटिंग्स के अंदर, जैसे ब्राउन को भी यूज करा है, येलोइश ब्राउन को भी यूज करा है, ग्रीनिश येलोइश येलो ऑकरे वगैरह को भी यूज करा है। तो काफी ऐसे चमकीले से कलर्स, मतलब चमकीले क्या, मतलब काफी वाइब्रेंट कलर्स, चमकीले तो अलग चीज हो गए। उसके बाद ये भी फीचर है कि ब्राउन थिक डार्क लाइंस को यूज करा गया है एज अ कॉन्टूर। अब देखिए लाइंस वगैरह जो है वो फोर्सफुल है, काफी एनर्जी से भरी हुई है, और अटेम्प्ट्स वगैरह लिए गए हैं इसको कि हाइलाइट्स वगैरह करा गया है, ताकि भाई जो फिगरल कॉम्पोजिशन है वो प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो, इसलिए काफी ज्यादा इसके अंदर जो है इन्होंने मशक्कत करी है, काफी इन्होंने इसमें जो है वो अटेम्प्ट्स लिए हैं। तो ये कुछ हमने बात करी हिस्टोरिक पेंटिंग्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरह से ये प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग्स हैं वो इवॉल्व हुई, कि कैसे इवॉल्व हुई, क्या एवोल्यूशन है प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग्स का। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अपर पैलियोलिथिक की बात करें, इसी चार्ट में ही देख लीजिए, अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो काफी सिंपल आइकॉनिक एनिमल या ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलते थे, पहली दफा जो मिले थे देखने को। और जो जानवर थे उनको दिखाया गया था इनके नेचुरल आउटलाइन में, और जो ह्यूमंस थे वो हमेशा से ही डायनेमिक अलग अलग एक्शन करते थे, हंटिंग कर रहे हैं, कभी डांसिंग कर रहे हैं, है ना, बड़े अजीब तरीके से। और ये सारी जो पेंटिंग थी ना इस अपर पैलियोलिथिक की, इन्हें परफेक्ट एस शेप ह्यूमन फिगर्स से भी कैरेक्टराइज करा गया था, और ये एक्टिविटीज वगैरह दिखाती थी कि भाई किस तरीके से हंटिंग डांसिंग रनिंग वगैरह होती है। और साथ में ये देखने को मिलता था कि इस पीरियड में ये आपका जो अपर पार्ट है आपका रॉक्स का, आपका शेल्टर में, ये ज्यादातर इसको पेंट करते थे, रॉक शेल्टर का जो अपर पार्ट था उसी को यहाँ पे इस समय अपर पैलियोलिथिक के टाइम पे पेंट करते हुए दिखाया है। फिर अगर हम बात करें आपका मेसोलिथिक केव जो पेंटिंग्स है उसकी, अगर हम बात करें कि मेसोलिथिक में कैसा रहा क्या रहा, तो इसके अंदर हमने देखा कि काफी क्रिएटिविटी बढ़ गई थी, बहुत सारे मोटिव्स मतलब डिजाइन्स वगैरह आ गए थे। फिगर जो है अब ज्यादातर जो है वो जेंटली फ्लोइंग फाइन लाइंस इसमें देखने को मिलती थी, काफी अच्छी अच्छी मतलब बहुत ही बारीकी से काम होता था, जिससे लगता था कि अलग अलग जो भी काम करते थे काफी बारीकी से करते थे। और हंटर्स को दिखाते थे कि इन्होंने सिंपल सिंपल क्लोथ पहने हैं, कपड़े इनके काफी सिंपल से हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने हैं, और एक हेड ड्रेस जरूर पहनी है, ठीक है, मास्क वगैरह भी कभी कभी देखने को मिलता था। उसके साथ एनिमल फॉर्म्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा नेचुरलिस्टिक थे, मतलब ये जो है ह्यूमन फिगर्स जो है वो एक जैसे दिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट थे, बट एनिमल फॉर्म्स काफी नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन थे इसका, ठीक है। और मेल फिगर्स वगैरह वो एक स्टिक के जैसे थे मेल फिगर्स जो थे, वाइल जो वुमेन्स वगैरह थी ये बल्कि बॉक्स शेप की थी, ठीक है, अलग अलग सी आपकी बॉडी डिजाइन वगैरह इसमें स्पाइरल या हनी कॉम ऐसी डिजाइन्स थी। उसके साथ इस समय जो माइथिकल स्टोरीज है ना, माइथिकल स्टोरीज डिपिक्टिंग ह्यूज डिफाइंड एनिमल्स, मतलब इसमें जो स्टोरीज वगैरह को दिखाते थे इन पेंटिंग्स में कि जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को चेस कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर बरियल वगैरह जैसा, है ना, गाड़ने वगैरह जैसी जो एक्टिविटी है। उसके साथ डांस, प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड बर्थ वगैरह, और मदर जिसकी जिसने चाइल्ड ले रखा हो, ये सब कुछ भी ड्रॉ करते थे। एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल इस समय की जो है वो आपका लाखन जुआर का जो के अंदर फिशिंग सीन है, फैमिली फीस्टिंग है ना, हट के अंदर जो है वो फैमिली जो है वो अपना एंजॉय कर रही है, खाना वाना खा रही है। भीम बेटिका के अंदर आपको मैजिकल ट्रीटमेंट मिलेगा इल पर्सन का, उसकी पेंटिंग मिलेगी। उसके बाद चतुर्भुज नाथ नाला के अंदर आपको कई सारे आर्कर्स वगैरह की देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ मेसोलिथिक जो केव पेंटिंग्स है उसके अंदर देखने को मिलता है।
फिर आखिरी में अगर देखें तो नियोलिथिक जो केव पेंटिंग्स है उसके अंदर क्या है, तो इन्होंने अपना जो मूवमेंट का सेंस था वो खत्म कर दिया था। अब जो फिगर्स वगैरह थे वो काफी रेपिटेटिव साइंस, मतलब एक जैसा देखने को मिलता था, और ह्यूमंस और एनिमल जो है अब ज्यादा और ज्यादा जो है स्टाइलिश होने लग गए थे, समझ रहे हैं। अब जो नियोलिथिक, क्योंकि वक्त आगे बढ़ रहा था, चीजें बदल रही थी, और साइज अगर बताऊं तो ये और कम होता जा रहा था। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स भी देखने को मिली है, लेकिन ज्यादातर फिगर्स का साइज काफी कम होता जा रहा था। हंटिंग सीन्स वहाँ पे है, थे हंटिंग सीन्स को दिखाया गया था, बट यहाँ पे जो हंटिंग है इसे कहा गया था कि अगर अगर बड़े लेवल पे देखें, है ना, ये नहीं था, मतलब बड़े बड़े ग्रुप जो है अब हंटिंग करते हुए नहीं दिखा रहे थे इन पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, अब से क्या हो गया था कि यहाँ पे एक हंटर दिखा दिया, वही हंट करने गया है, वही वही जानवर मार के ले आया। एग्जाम्पल बताती हूँ, तो चतुर्भुजनाथ नला में आपका चैरिट देखने को मिला, आपका कुबगालू, आपका पिकली हाल वगैरह, और आपका तेकाल कोता वगैरह में भी काफी कुछ है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स भी जानेंगे आपके केव पेंटिंग्स के बारे में। तो अब काफी इंटरेस्टिंग शुरू हो गया है। पहला कहता है अजंता केव्स। तो अजंता जानते हैं, एक लौती एक सर्वे एग्जाम्पल है पेंटिंग का, 1st सेंचुरी BC के। और जो सब्जेक्ट मैटर था जिसपे यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी है, ये ज्यादातर एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट है, एक्सेप्ट फॉर डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑन द सीलिंग्स एंड द पिलर्स। जो कि डेकोरेटिव पैटर्न पिलर्स के ऊपर देखने को मिला है और छतों पे देखने को मिला है। इसको छोड़ के बाकी जो भी यहाँ पे है वो आपका पूरी तरह से बुद्धिस्ट पैटर्न पे है ये सारी पेंटिंग्स। और जो पहली बुद्धिस्ट केव मोमेंट मॉन्यूमेंट्स है, ये आपकी अजंता के अंदर जो है वो आपकी 2nd से लेके 1st सेंचुरी BC की है, बहुत पुरानी हो गई। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे 5th से लेके 6th सेंचुरी AD की भी है, और बहुत सारे अच्छी तरीके से डेकोरेटेड, रिचली डेकोरेटेड केव्स वगैरह जो है वो इसमें ऐड करी गई हैं। तो अजंता जो केव्स है काफी फेमस है, हमने जाना। दूसरी आती है बाघ केव्स, BAGH, बाघ केव्स। ये आपका जो बाघनी रिवर है वहाँ कहीं उससे थोड़ा पास में लोकेटेड है, और ये सारी केव्स के अंदर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और रिलिक्स देखने को मिलेंगे जो कि 5th से 7th सेंचुरी के हैं। ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है वो यहाँ पे केव नंबर 4 मानी जाती है, जिसे हम लोग रंग महल, मतलब पैलेस ऑफ कलर्स वाली केव बोलते हैं। उसके बाद एक केव है जिसका नाम है बदामी, बदामी केव। तो बदामी हम जानते हैं कैपिटल थी जब स्टार्टिंग के जो चालुक्यन डायनेस्टी थी। चालुक्यन डायनेस्टी कब तक रही थी याद है आपको? 543 से लेके 598 CE तक के रहे। तो जो ये आपकी ये तब समय कैपिटल सिटी थी चालुक्य डायनेस्टी की। और यार इससे ये सारी जो केव पेंटिंग्स हैं ये पूरी तरह से लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ना। और इसमें जो है इसमें आपका अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं जो कि 6th सेंचुरी AD की से जो है बिलोंग करती हैं। उसके बाद देखिए एक और केव है, केव का नाम है सित्तन नवसल। ठीक है, स्पेलिंग जरा देख लेते हैं, SITTANNAVASAL। ठीक है, सित्तन वसल। ये भी एक रॉक कट जैन टेम्पल है आपका, पांड्या एरा का है। पांड्या एरा कब रहा था? 9th सेंचुरी में, तभी के एरा का है। और ये आपका पुदुकोत्तई के पास आपको देखने को मिलेगा। ये सारी केव पेंटिंग जो है वो जैन थीम पर है, और यही सब है इसके अंदर। उसके बाद आती है एलोरा केव। एलोरा तो आप जानते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं तो बड़ी फेमस है। तो एलोरा केव्स क्या है? यहाँ पे ये केव्स जो है हमें दिखाती हैं कि देखिए हमें लगातार जो अनइंटरप्टेड सीक्वेंस है जो मॉन्यूमेंट्स का, जो आपके 600 AD से लेके 1000 AD तक के लिए यहाँ हमें सब कुछ दिखेगा। इसमें आपका हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेम्पल सब कुछ है। और जो मेन थीम है इन सारी पेंटिंग्स का, ये भी आपका 3 रिलीजन के, ये तीनों रिलीजन है ना, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, इसी के आसपास ही टहल रहा है। ये बात समझिएगा, याद रखिएगा कि जो अजंता वाली है मेरे लिए पूरी तरह से बुद्धिस्ट है, और अलोरा वाली में यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों देखने को मिलेंगे। क्लियर है? फिर आखिरी में आता है आपका एक हमारी एलिफेंटा, जानते होंगे भाई, एलिफेंटा केव्स काफी फेमस है, आपका घारापुरी केव जिसे बोलते हैं। ये सारी केव्स को बनाया गया था आपका 5th से 6th सेंचुरी AD के बीच में, और इसमें आपका हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिलते हैं। जो बुद्धिस्ट स्तूपा वगैरह देखने को मिलता है आपका एलिफेंटा में, है ना, ये जो देखने को मिलता है ये माना जा रहा है कि ये बुद्धिज्म जब आपका 2nd सेंचुरी BC का था उस टाइम का है। ये कुछ केव पेंटिंग जो कि हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जानी, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा।
देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैप भी है, देख सकते हैं ये यहाँ पे अल्मोड़ा पड़ता है, ये आपका लेह वाला हिस्सा हो गया, भीमबेटका आपका, आदमगढ़ हिल्स आपका होशंगाबाद में, ठीक है। तो ये सब कुछ मैप में देख सकते हैं। अजंता अलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के अंदर है। बादामी केव्स आपकी कर्नाटका के अंदर है। आपका जो पुद्दुकोट्टई मैंने बताया था, सित्तावसल पेंटिंग्स, ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। उसी से छत्तीसगढ़ के अंदर जोगीमारा केव पेंटिंग्स वगैरह हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए तो थोड़ा सा आपको आइडिया अच्छा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस न्यूज में क्यों रहा है, टॉपिक समझते हैं। 23 जनवरी 2021 को इंडिया ने यहाँ पे 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, और उसे पराक्रम दिवस के नाम से मनाया गया। किस नाम से? पराक्रम दिवस, ठीक है। अब इससे कुछ जानी हुई इंफॉर्मेशन समझते हैं। देखिए, नेताजी ने अपना इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन 1920 में क्लियर किया था। कितना मुश्किल था उस समय, तब इन्होंने क्लियर किया था। हालांकि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, क्यों? ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड इन अप्रैल 1921, अप्रैल 1921 में ही इन्होंने हालांकि रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन उस समय इतना टफ होने के बावजूद भी इन्होंने उस वक्त जो है इसको क्लियर किया था। नेक्स्ट बात ये कि चित्तरंजन दास के साथ में, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में इन्होंने यहाँ पे सर्व करा है एक प्रेसिडेंट के तौर पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी, जिसे हम लोग बड़ा ही फेमसली AITUC भी बोलते हैं उसे। और ये भगवत गीता से काफी इंस्पायर्ड थे, और जो स्वामी विवेकानंद की जो ज्ञान थे, टीचिंग्स थे, उनसे भी काफी इंस्पायर्ड थे। साथ ही श्री अरबिंदो घोष की टीचिंग से भी काफी ज्यादा ये इंस्पायर्ड थे। अब समझते हैं कि इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन तब भी आपको समझाती हूँ। इन्होंने काम करा है पॉलिटिकल लीडर के तौर पे चित्तरंजन दास के साथ में आपके 1920s की शुरुआत में, है ना। और ये चित्तरंजन दास के अंदर काम करते थे। उसके बाद 1921 की बात है, जब बोस ने एक एडिट करा एक न्यूज़पेपर फॉरवर्ड, एंड बाद में अपना जो है न्यूज़पेपर शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर का नाम रखा स्वराज, ठीक है, बाद में। उसके बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बने कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जिसमें दास जो है वो मेयर बने थे कैलकाटा के, ठीक है। तो उस समय इन्होंने काफ़ी कुछ करा। उसके बाद अगर हम देखें कि आईएनसी के में के अंदर 1920s की आखिरी में आपके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इनका कैसा रोल रहा था एज अ यंग लीडर। तो देखिए, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया यंग लीडर थे, है ना। और ये रेडिकल विंग जो कि आईएनसी की थी उसके ये लीडर बने। इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, बहुत सारी बार अरेस्ट करा गया। साथ ही साथ इनको याद है बर्मा भी भेज दिया गया था। बर्मा म्यांमार में पड़ता है ना, इनको 1925 में तब भेज दिया गया था। और भाई क्योंकि इनको ये था कि इनको शक था अंग्रेजों को कि इनके कनेक्शंस हैं सीक्रेट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के साथ में, तो उस समय बवाल इतना उठा ही हुआ था, तो इनको बर्मा उठा के भेज दिया गया। उसके बाद इन्होंने एक बुक ऑथर करी, नाम था द इंडियन स्ट्रगल, और इसने कंट्री की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पूरा कवर करा कि कैसे ही 1920 से लेके 1934 तक के लिए कंट्री किस तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कितना स्ट्रगल कर रही है। तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा। बोस को तो भाई मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद इनका रोल क्या है प्रेसिडेंट के तौर पे आईएनसी का 1930s में, ठीक है। इन्होंने किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे अपना रोल निभाया, समझते हैं। इन्होंने इनको यहाँ पे इलेक्ट करा गया प्रेसिडेंट के तौर पे। हरिपुरा जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 वाला, उसमें इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये बरदोली डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात की थी वहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। इन्होंने बताया कि क्या ज़रूरत है, किस तरीके से आखिरकार कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है स्टेट ओड या स्टेट कंट्रोल के अंदर, इन्होंने कहा हमें यहाँ पे ज़रूरत है। अब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे बोस, और इनको वही चाहते भी थे कि आगे अगर भारत बढ़ेगा तो उसके पीछे इंडस्ट्रीज़ का हाथ होगा। इनका ये बहुत बड़ा इसके अंदर रोल था। साथ ही साथ देखिए, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है इसको भी सेटअप किया गया था। उसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके ही सेशन में, है ना, जहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिले थे गांधी जी के साथ में। गांधी जी तो आप जानते हैं कि गांधी जी ने हमेशा से नेहरू जी का साथ दिया, तो भाई यहाँ पे डिफरेंसेस इनके बोस जी के साथ देखने को मिले। इज्जत हमेशा लेकिन बोस जी ने इनकी करी। अब ये बात 1939 की है कि त्रिपुरा के सेशन में इनको फिर से इलेक्ट कर लिया गया था प्रेसिडेंट के तौर पे, और इन्होंने उस समय पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा दिया था, और ये खुद प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गए थे, है ना। और लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को उस समय मालूम है गांधी जी सपोर्ट करते थे,
और लेकिन भाई इलेक्ट कौन हुआ? बोस साहब। और ये पहली दफा था जब गांधी जी की अथॉरिटी जो है चैलेंज हो गई थी आईएनसी के अंदर कि भैया इतने बड़े लीडर के बावजूद जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो वही जो है हारा जा रहा है। और नेताजी चाहते नहीं थे कि यहाँ पे नेशनल मूवमेंट जो हमारा चल रहा है वो यहाँ पे टूटे, जो है डिवाइड हो कि भाई इतने बड़े लीडर हैं इनकी बात ही नहीं सुनी गई। अब इससे मान लीजिए बोस बन जाते प्रेसिडेंट तो डिवीजन आ जाता है कि लो भैया ये अपना अलग चला रहा है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा ठीक है मैं अब यहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे नहीं बनना प्रेसिडेंट वगैरह। और उसके बाद इन्होंने बनाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक फैक्शन था जो कि आईएनसी के भीतर ही था। एम ये था इसका कि हम यहाँ पे जो है पॉलिटिकल लेफ्ट, मतलब एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द पॉलिटिकल लेफ्ट। हालांकि इन्हें जो है आईएनसी से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो गए थे, एंटी इम्पीरियलिस्टिक स्टैंड इन्होंने ले लिया था। और जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कहता था कि बस हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, हमको तो अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये है वो है। लेकिन इन्होंने कहा ब्रिटेन को तो हमें निकाल के ही फेंकना है। तो भाई इस वजह से आईएनसी ने इनको निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया अपने यहाँ से। चलिए, इनकी जर्नी थोड़ी सी खतरनाक रही लेकिन भैया बंदे में बहुत दम था। और आखिरकार इनकी बात करें, हिज एक्साइल फ्रॉम इंडिया, समझते हैं इसमें क्या हुआ। अब ये भाई इंडिया से कैसे हटाए गए, क्या हुआ? देखिए, जो ब्रिटिश की इंडियन गवर्नमेंट थी इनको डर लगा नेताजी की रेडिकल एक्टिविटीज से, और इन्होंने इसे हाउस अरेस्ट कर लिया। नेताजी का ये मानना था कि इंडिया जो है वो तब तक आज़ाद नहीं हो पाएगी जब तक के लिए हम एक मिलिट्री कैंपेन नहीं करेंगे। इसको हम इंडिया के बाहर जब मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च करेंगे तभी इंडिया आज़ाद हो पाएगी। और ये भी जानते थे कि फैसिलिटीज आप पा सकते हो ऐसे कैंपेन के लिए ओनली फ्रॉम ब्रिटेन एनिमीज। समझो, अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो इनको ये पता था कि जो ब्रिटेन का एनिमी होगा, जो दुश्मन होगा, वही हमारी मदद करेगा। समझ रहे? और कोई भी जो ब्रिटेन का अलाई होगा, मतलब जो ब्रिटेन का साथ देता होगा, वो यहाँ पे हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का चल रहा था टाइम। और इस टाइम पे कोई क्यों देगा भाई, ब्रिटेन का अलाई हमारा क्यों साथ देगा? तो ये सब सोच समझ के इन सारे आइडियाज से इन्होंने क्या करा कि 1942 की बात है जब इन्होंने चुप्पे साप इंडिया से निकल गए बाहर। और ये पहली बार तो पहुंचे जर्मनी, उसके बाद ये पहुंचे जापान। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अगर इनकी मिलिट्री एक्टिविटीज की बात बताऊं, तो जब ये जर्मनी पहुंचे बच्चों 1942 में, तो इन्होंने आजाद हिंद रेडियो शुरू करा। बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे, आजाद हिंद रेडियो शुरू करा। और साथ ही साथ फ्री इंडिया सेंटर को भी स्टैब्लिश करा। देखिए, ये एक प्रीकर्सर था आजाद हिंद गवर्नमेंट का। उसके साथ उसके बाद ये पहुंचे आपका सिंगापुर। सिंगापुर पहुंचा ये 1943 में। और इन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज लिया, या कह सकते हो आज़ाद हिंद फौज का चार्ज लिया, और इसे 3 डिवीजन में और एक्सपैंड करा। अब जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसको इस्टेब्लिश पता है किसने किया था? मोहन बोस ने किया था। ठीक है। और जो है रश बिहारी जो बोस थे, काफ़ी जो है पुराने आपके नेशनलिस्ट थे, ये भी जापान चले गए थे। और ये भी आ गए अब नेताजी की मदद करने के लिए। ठीक है, रस बिहारी बोस भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि सिंगापुर में इन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट बनाई, इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई, नाम था द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। मतलब जो ऐसी सरकार है जो बाहर रह रही है लेकिन इंडिया की है, नाम है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। और ये जो प्रोविजनल, ये एक प्रोविजनल सरकार रहेगी। इसकी खुद की जो है करेंसी रहेगी, कोर्ट रहेगा, सिविल कोड रहेगा, आर्मी रहेगी जो आईएनए है, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जो आज है ही है, और नेशनल एंथम रहेगा। मतलब इनका जो है ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसका खुद का ये सब होगा। उसके बाद 1943 आया, और 1943 में ये हेड ऑफ द स्टेट थे जो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के। इसके चलते इन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर ब्रिटेन के ऊपर। इन्होंने जो है वॉर डिक्लेयर कर दी कि आप इंडिया को आज़ादी दो। अब तो भाई हुआ क्या कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका एक स्लोगन था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। तो ये जो लाउड एंड क्लियर कॉल थी चलो दिल्ली की, इसके बाद ये पहुंचे मोइरांग मणिपुर के अंदर, और इन्होंने ब्रिटिश का जो कॉन्फिडेंस था एकदम हिला के रख दिया। अब ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये जो है विन बैक कर रही थी रंगून से, इम्फाल से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। और नेताजी ने इसलिए, आप जानते हैं, आप जो दोबारा से कर दिया गया है यही नाम, यहाँ पे नेताजी ने फिर से जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम था यहाँ पे शहीद एंड स्वराज जो है कर दिया था।
और 2018 में आप जानते हैं भाई रोज आइलैंड को नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड को जो अंडमान एंड निकोबार के हैं, इनको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया गया था। किसको? आपका याद रखिएगा, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया है, नील आइलैंड को यहाँ पे शहीद द्वीप नाम दिया गया है, और हैवलॉक आइलैंड को जो है स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। काफी फेमस क्वेश्चन रहा था उस टाइम पे ये। अब भाई आज भी देखिए जो सैल्यूट करते हैं आपके हर एक आर्मी पर्सनल, वो आज भी जय हिंद कोई कहते हैं ना, जय हिंद। तो ये नेताजी ने जो है कॉइन करा गया था, नेताजी एट अबिद हसन के द्वारा ये जो है जय हिंद, इसे कॉइन करा गया था, निकाला गया था शब्द ये। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो आइडियोलॉजीज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये गांधी जी की आइडियोलॉजी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी से डिफरेंट थी। तो ये पूरा पूरा अगर आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, तो आपने वहां देखा ही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। देखिए नेताजी हालांकि कांग्रेस से हट गए थे, लेकिन इन्होंने अपने काफी एफर्ट्स और इंटरनेशनल आर्मी वगैरह जो है, इन्होंने अपने यही काम था कि हमें यहाँ पे फ्रीडम दिलाना है ना, जो इंडिया को। और इस तरीके से करना है कि भाई वही चीज़ है कि गांधी जी के साथ या नेहरू जी के साथ या कांग्रेस जी के साथ, सॉरी कांग्रेस के साथ जो है वो एफर्ट बाकायदा कॉम्प्लीमेंट करके चलने हैं। जो ऐसा नहीं कि हम अपना अलग ही बिल्कुल बहाएंगे नदी, ऐसा नहीं होगा। अलग हम नहीं चल रहे हैं, हम सब एक ही साथ हैं। हालांकि हम कांग्रेस से अलग हो गए, वो भी क्या था, कांग्रेस ने खुद ही किया। ये इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि भाई अच्छी सिमिलर वैल्यूज और लीडर्स के बीच में डिफरेंसेस ना आए। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ डिफरेंसेस भी थे आइडियोलॉजी में, कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। जैसे कि पहले मैं बताऊं, सिमिलैरिटी ये थी आइडियोलॉजी में कि इनका डेडिकेशन जो नेशनल कॉज को लेके था। मतलब मेन हमारा मुद्दा नेशनल, अगर हम देखें तो डेडिकेशन देखें तो सबका एक ही उद्देश्य था कि इंडिया को आज़ादी दिलानी है, ना ही सिर्फ ब्रिटिश से, बट हर एक सोशल लेवल। जैसे उस समय बड़ा चलता था, उस समय अनटचेबिलिटी बहुत थी, कास्ट बड़ा अलग था, गरीबी थी, इन सब से बाहर निकालना है इंडिया को। और इनको बहुत सारे लोग प्यार भी करते थे, समझ रहे ना। और ये भाई ये भी था, ब्रिटिश राज भी इनसे काफी डरते थे। भगत सिंह भगत सिंह ने लिखा था एक आर्टिकल 1928 में, उसका टाइटल था बच्चों, नए नेताओं के अलग अलग विचार। समझे? इंग्लिश में बताऊं, वेरिड थॉट्स ऑफ न्यू लीडर्स, जिसमें इन्होंने भगत सिंह जी ने कंपेयर किया था नेहरू जी को और नेताजी को, और इन्हें काफी हेल किया था, काफी जो है इनका सम्मान किया, और कहा कि ये बहुत ही बड़े बड़े ग्रेट पैट्रियट्स हैं और राइजिंग स्टार्स इस फ्रीडम मूवमेंट के। तो काफी तारीफ करी थी भगत सिंह ने अपने इस आर्टिकल के अंदर। तो ये कुछ सिमिलैरिटी हुई। दूसरी सिमिलैरिटी इनकी आइडियोलॉजी में थी, लिबरल एंड बिलीवर इन वुमेन्स इक्वालिटी। देखिए नेताजी भी इस बात पे बिल्कुल थे कि हाँ, यहाँ पे औरतों को जो है वो आज़ादी मिलनी चाहिए, औरतों को इक्वालिटी देनी चाहिए। और आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने ऑल वुमेन यूनिट आईएनए की जो थी, इसका क्या नाम था, बहुत फेमस नाम है, रानी झांसी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ये बनाने के लिए यही जो है जाने जाते हैं। और ये रेजिमेंट जो है इसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है लीड कर रही थी। गांधी जी साथ में नेहरू जी की अगर बात करें तो इन्होंने भी काफी काम किया है वुमेन को एम्पावर करने में। जिसमें आपका आता है वर्क फॉर एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू वुमेन। ठीक है, कि मतलब काम वगैरह, अब जो एजुकेशन की क्वालिटी औरतों के लिए अच्छी हो, तो ये इसलिए सेम थॉट्स बैठते हैं। तीसरा सेम आइडियोलॉजी है, शेयर द विजन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। देखिए ये तीनों लोग ही चाहते थे कि हमारा देश इतना बड़ा है, भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग इसके अंदर रहते हैं, तो इन सारे भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग भी एक मिले, मतलब यूनिटी रहे, इतनी डाइवर्सिटी में अलग होने के बावजूद भी हम एक जैसे रहे। तो सारे तीन लीडर ये चाहते थे कि कल्चर डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डिफरेंसेस के बावजूद यहाँ पे हम सब एक साथ रहें। और गांधी जी यहाँ पे, हालांकि इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काफी काम करा है, ताकि भाई यहाँ पे कास्टों के बीच में रहे। जन गण मन, इसको नेताजी के द्वारा चूज किया गया था, जन गण मन वाला, ठीक है, क्योंकि इनका सेकुलर कॉम्पोजिशन था कि कोई भी यहाँ पे एक धर्म ऊपर नहीं होगा, सब एक साथ होंगे। ठीक है, जन गण मन। और उसके बाद इंडिया में भाई देखिए ये हमने देखा भी आगे, जो हमारा भाई टाइम आया इसमें हमने इन तीनों का। अब उसके बाद देखिए डिफरेंसेस की बात आती है। ये तो हमने देख लिया कि भाई सेम क्या था। डिफरेंसेस में पहला देखें तो संवाद पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ नेताजी। देखिए नेताजी चाहते थे,
बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन के, मालूम है इनके थॉट्स। जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, लव हो, और ये सब जो है बेसिस हो सोशलिज्म के, और ये सब कंबाइन हो विद द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन ऑफ फैसिज्म। अब ये सब जो एक साथ मिलेंगे तो इसे इन्होंने नाम दिया साम्यवाद। क्या दिया? साम्यवाद। और नेहरू जी और गांधी जी इन्होंने इसको एंडोर्स नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फैसिज्म के एकदम अपोज थे। अब फैसिज्म क्या होता है समझिए यहाँ पे, FASCISM। फैसिज्म कॉमनली ये आपका जर्मन के जो नाजी थे, ये जर्मनी गए थे ना, आपने मैंने आपको बताया 1940s में, तो जर्मन के नाजी से ये एसोसिएटेड है और इटालियन रिजाइम से एसोसिएटेड है, जो पावर में आई ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो इससे ये एसोसिएटेड है। और जो फैसिज्म होता है ये आइडिया प्रमोट करता है फोर्सिबली मोनोलिथिक रेजिमेंट नेशन का अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर। ये क्या कहता है कि यहाँ पे एक बंदा हो। जर्मन में क्या अभी हिटलर वगैरह क्या है, एक बंदा था, तो ऑटोक्रेटिक रूलर को यहाँ पे काफी सपोर्ट करता है। लेकिन ये सब जो गांधी जी नेहरू जी थे इसके खिलाफ थे। दूसरा अपोजिशन भाई, ये आइडियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि नेताजी मानते थे कि जो नॉन वायलेंस है ये आइडियोलॉजी हो सकती है बट क्रीड नहीं हो सकती। समझिए, यही एक वजह है कि काफी डिफरेंट ये रहे। ही वॉज डिफरेंट नॉट ओनली फ्रॉम गांधी जी, गांधी जी हमेशा शांति प्रिय रहे थे, तो ये गांधी से काफी डिफरेंट थे, बट नेहरू जी से भी काफी डिफरेंट थे, क्योंकि नेहरू जी का ये मानना था कि जो नेशनल मूवमेंट है ये फ्री हो वायलेंस से, बट अगर जरूरत पड़ती है तो लोग हाँ रिसोर्ट कर सकते हैं आर्म्स की तरफ। लेकिन इनका कहना था भाई इतने ही प्यार से काम नहीं निकलेगा, क्योंकि उंगली सीधी वाला टाइम चला गया है, उंगली टेढ़ी करके घी निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस था। अब तीसरा ये थॉट बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नेताजी चाहते थे कंट्री बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। देखिए गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते थे। अगर आपने पढ़ा होगा गांधी चाहते थे राम राज होता है, पटरियां वटरियां भी हट जाए, जैसे राम के टाइम पे था सब कुछ हो जाए। लेकिन गांधी जी कहते थे कि भैया, सॉरी, नेताजी कहते थे कि भैया ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री का आना जरूरी है। गांधी जी कहते थे कि भैया सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी हो, गाँव रहे और गाँव के पास खाना आता रहे, वहीं रह के सब कुछ रहे। लेकिन नेताजी कहते थे भैया हम तो बाहर गए हैं, ठीक है, और हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पे काम होता है, हम कंट्री को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हालांकि नेहरू जी की सेम आइडियोलॉजी थी नेताजी के साथ में, और इनकी जो आइडियल्स थे वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल जो इंडिया का था इंडिपेंडेंस के बाद वो देखने को मिलते हैं। तो नेहरू जी कुछ कुछ मिलते थे, मैच खाते थे, लेकिन गांधी जी का बिल्कुल मैच नहीं खाता था। उसके बाद एक डिफरेंस था, इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो थे वो अनडायल्यूटेड इंडिपेंडेंस। इनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो था अनडायल्यूटेड इंडिपेंडेंस। समझते हैं ये जो है, एंड वाज नॉट सेटिस्फाइड विद गांधी सब्सटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखो ये गांधी जी के साथ इस बात पे अग्री नहीं करते थे कि सिर्फ यहाँ पे इंडिपेंडेंस हो, ये मानते थे कि यहाँ पे हमारे पास अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल स्ट्रगल रहे एज द मीन्स ऑफ अटेनिंग हिज ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे हमें किसी भी फील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ऐसा नेशनल स्ट्रगल करना है कि भाई हमें जब तक अपना उद्देश्य ना मिल जाए तब तक हम बवाल करते रहे, जो हम चाहते हैं वो हम पाए सबसे पहले। और इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद आप नहीं मानेंगे कि एक दूसरे को काफी नेताजी जो है एडमायर करते थे, गांधी जी की काफी इज्जत करते थे। जब नेताजी की डेथ हुई तो गांधी जी ने इनको कहा द प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स एंड वन हुज पैट्रियटिज्म वाज सेकंड टू नन। क्या कहा क्या नहीं कहा, अब इसके बारे में भी काफी डिबेट रही है। और नेताजी ने रेडियो, ये यहाँ याद रखिएगा, जब नेताजी ने अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट में, जब ये रंगून से मैंने आपको बताया ना उन्होंने रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था 1944 में, उन्होंने कहा था महात्मा गांधी को द फादर ऑफ द नेशन। और इन्होंने ही कहा था महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। और जब कैप्चर करे गए थे, इन्होंने कैप्चर किया था ऑफिसर्स को, व्हेन कैप्चर्ड ऑफिसर्स ऑफ INA वर बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द ब्रिटिश। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे इसको ट्राई करने लगे ऑफिसर्स को लेट 1945 में, तब नेहरू जी उनमें से 4 लॉयर में से एक थे जिन्होंने कोर्ट के अंदर इन ऑफिसर्स को डिफेंड किया था। तो एक दूसरे का ये लोग सपोर्ट करते थे। यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ लिख दी गई है, एक छोटा सा बॉक्स उसके अंदर दिया गया है, ये जरा सा देख लीजिए। उसमें नेताजी की आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म को लेके है वो बताई गई है। आइए आपको समझाती हूँ। ये एक सोशलिस्ट है ना, ये अपने आप को कम्युनिज्म से अलग रखते थे, है ना, सोशलिस्ट थे। और देखिए ये सोशलिस्ट थे, मतलब ये समाजवादी थे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने अपने आप को कम्युनिज्म से अलग कर रखा था। कम्युनिज्म का मतलब होता है ये जब जो है स्टेट जो है वो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें स्टेट
ओन करती है, कंट्रोल करती है सारी फैक्ट्रीज को, फार्म्स को, सर्विसेज को, और यहाँ पे इसका एम ये होता है कि सबको एक जैसा ट्रीट करा जाए। तो ये सोशलिस्ट है। और अगर हम देखें भाई, इनका प्राइमरी डिस्टिंक्शन जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में होता है, भाई मैंने आपको बताया, ये इम्फेसिस डालता है इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म से। तो वो तो मैंने आपको बताया क्या है क्या नहीं। खैर, नेताजी ने जो है ने काफी खिल्ली उड़ाई, आप कह सकते हैं, इंटरनेशनलिज्म की। इंटरनेशनलिज्म एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल होता है जो कहता है कि भाई ग्रेटर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए स्टेट्स और नेशंस के बीच में। तो इसी काफी खिल्ली उड़ाई कम्युनिस्ट के इंटरनेशनलिज्म की, और इन्होंने काफी निंदा करी, है ना, कि भाई आप कैसे ही नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे अटैक कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने ये चाहते थे प्रमोट करना कि हम एक साथ मिलके यहाँ पे कलेक्टिव जो एफिलिएशन है आपकी वर्कर्स की, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उसे प्रमोट करें, ताकि स्टेट यहाँ पे सर्वेंट ऑफ द पीपल के तौर पे काम कर सके। स्टेट ऐसे काम करे कि लोगों के लिए काम करे, और साथ ही चाहते थे ये कि हर तरह का कोई भी बॉन्डेज ना हो लोगों के ऊपर, है ना, आसानी से लोग यहाँ पे काम करें। तो वही आसानी से इनका दिमाग लोगों का और चलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Surfires and watch these videos there. And all the social media links are in description box. Please follow me there. Thank you so much. Please comment your views in the comment box. Have a wonderful day ahead. Take care.